नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे महाराष्ट्र पर। और महाराष्ट्र पर मैं काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ। पिछले करीब 20-22 दिन में कोई वीडियो इधर महाराष्ट्र की राजनीति पर और जो वहाँ पर लगातार मुद्दे इस समय हावी हैं उन पर बनाया नहीं। तो महाराष्ट्र से जुड़े हुए बहुत सारे दर्शक हैं जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र पर भी कुछ ना कुछ हम बोलते रहें और जो वहाँ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं थोड़ा उन पर भी रोशनी डालते रहें। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो महाराष्ट्र से ही ताल्लुक़ रखते हैं और लगातार उन पर प्रोग्राम बनाते ही रहते हैं, लेकिन मुझसे भी अपेक्षा रहती है। तो आज मेरे साथ बहुत ही चर्चित पत्रकार, बहुत ही लोकप्रिय पत्रकार प्रभाकर सूर्यवंशी जुड़ रहे हैं मुंबई से। प्रभाकर जी, बहुत स्वागत है। नमस्ते। धन्यवाद। प्रभाकर जी, इधर मैं देख रहा हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति काफी गरमाई हुई है। उधर कर्नाटक की सीमा पर भी लगातार मोर्चे लग रहे हैं। संजय राउत बयान दे रहे हैं कि जैसे चीन घुस आया है भारत में, ऐसे ही हम कर्नाटक में घुसेंगे जाकर। अरे भाई, कौन रोक रहा है? कहीं से भी जाकर के चले जाओ। अगर आपको कर्नाटक की चाय पीनी है या खाना खा करके आना है या वहाँ के लोगों से मिलना है तो कोई रोकेगा नहीं आपको। पर अगर आपको राजनीति करनी है, डेमोन्स्ट्रेशन करने हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करानी है, राजनीतिक लाभ लेना है, मोर्चेबंदी करके आपको एक माहौल बनाना है, तब कानून व्यवस्था का प्रश्न बनता है, वहाँ की सरकार भी खड़ी होगी। लेकिन जिस तरह का माहौल हमने सदन के भीतर देखा, मुंबई की सड़कों पर देखा, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस समय सबसे गर्म टॉपिक है मेरी दृष्टि में, वो है कि जो दिशा सालियन की संदिग्ध मौत हुई थी, उस मामले में गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा एसआईटी के गठन की घोषणा। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह का एग्रेशन इधर उद्धव ठाकरे परिवार का रहा है, आदित्य ठाकरे का रहा है, बार बार एकनाथ शिंदे को, उनके साथियों को गद्दार बताना, उनको एक तरीके से गाली गलौज करना, नागपुर वाला मसला उठा देना, जबकि उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहते हुए ही वो जमीन का आवंटन किया गया था। अचानक इनको इस तरह की चीजें याद आ जाती हैं। तो ये जो एसआईटी का गठन हुआ है, ये माना जा रहा है कि पॉलिटिकली ठाकरे फैमिली की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। आपका क्या आकलन है? दिशा सालियन का जो मैटर है, तो 2 साल पुराना, मतलब 2020 का है ये। तो सुशांत सिंह राजपूत के पहले 2 दिन उनकी मौत हुई थी। ये जो मौत है उसको शुरू शुरू में खुदकुशी करार कर दिया गया था। बाद में फिर उसके ऊपर बहुत सी बहस हुई। उसके माता पिता भी खुल के सामने आए दिशा सालियन के। उन्होंने कहा कि हमारी बेटी के मृत्यु के पश्चात उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ न किया जाए। तो उनका ये जो अपील था, उसके बाद ये थोड़ा मामला सा जो था वो थोड़ा ठंडा पड़ गया था। जबकि बीच बीच में केंद्रीय मंत्री जो है हमारे नारायण राणे और उनके पुत्र नितेश राणे, वो बार बार इस मामले को तूल देने की कोशिश करते रहते। उनका ऐसा कहना भी है कि उनके पास कुछ पुख्ता सबूत है दिशा सालियन के मर्डर केस के बारे में। मैं मर्डर केस इसलिए कह रहा हूं कि नारायण राणे और उनके जो बेटे हैं नितेश राणे, वो हमेशा ऐसा कहते आए हैं मीडिया के सामने कि उनके पास सबूत है। नारायण राणे ने तो यहां तक कह दिया था कि उनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है दिशा सालियन की, जो असली रिपोर्ट है। और जो नकली रिपोर्ट या फेक रिपोर्ट जो है, जो सामने अभी तक आई नहीं है खुल के मीडिया के भी और किसी के भी, मतलब ये जुडिशियल सिस्टम जो है हमारा, वो खुल के आम आदमी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है इन सब मामलों में कि क्या हुआ है दिशा सालियन के। ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, किसने किया है? मुंबई पुलिस ने किया है, महाराष्ट्र पुलिस ने किया है, सीबीआई तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत के मैटर में सीबीआई जब आना चाहती थी तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कैबिनेट में डिसीजन ले लिया कि हम सीबीआई को अलाउ नहीं करेंगे महाराष्ट्र में। जबकि हमारे संविधान ने इस तरह से कुछ प्रावधान बना के रखे हुए कि राज्य सरकारें सीबीआई को उनके राज्यों की
अख्तियारी में रोक सकती है जांच करने के लिए। तो इन सब जो भी ये जो आयुध थे, ये जो इंस्ट्रूमेंट थे, इनका सहारा लेते हुए मौविया ने, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार थी, जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही थी महाराष्ट्र में, उन्होंने अपना साख बचाने के लिए, अपनी बाहें टटोलने के लिए उन्होंने ये सब उस वक्त जो खेल खेले थे, और 2.5 साल में ऐसा कुछ हो गया कि सरकार बदल गई, ये जो मामला थोड़ा सा ठंडा पड़ गया तो फिर से गरमाने लगा है। दिशा सालियन के बारे में जो कुछ भी परसों सदन में हुआ, महाराष्ट्र की सदन में, उसके पीछे एक बात ये थी कि उसका ट्रिगर पॉइंट दिल्ली में था। संसद में शिवसेना, बाला साहब ठाकरे शिवसेना जो है, उस गुट के जो नेता है राहुल शेवाड़े MP, उन्होंने वो AU करके कौन है जिसने 42 बार रिया चक्रवर्ती को कॉल किया था, तो वो कौन है इसके, ये उन्होंने वहां पे वो चिंगारी जला दी और वहीं से वो मामला गरमाया गया और नागपुर तक आके पहुंचा। नागपुर में आने के बाद ये AU कौन है इसे ढूंढने के लिए फिर दिशा सालियन का मामला भी उछाला गया, और उसी सिलसिले में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी ने SIT की घोषणा कर दी कि SIT गठित होगी और इसका फिर से तपास होगा। मगर मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से संसद में राहुल शेवाले जी ने उस दिन ये मामला उठाया था, बहस चल रही थी नारकोटिक्स, जो एंटी नारकोटिक्स का जो कानून बन रहा है, उस पे बहस चल रही थी, और उस बहस को पकड़ते हुए उन्होंने ये मामला, उसमें सुशांत सिंह का भी उसमें घुसेड़ दिया। साथ साथ में ये AU का नाम निकाल के उन्होंने वहां से ट्रिगर पॉइंट दबा दिया। गरमाना था महाराष्ट्र की राजनीति को गरमाने के लिए, उन्होंने वहां दिल्ली से वो ट्रिगर दबा दिया था, और जैसा होना चाहिए था वैसा यहाँ पे हुआ। महाराष्ट्र की राजनीति फिर से गरमाई गई। मीनवाइल उसके पहले जो आपने अभी इसका जिक्र किया कि नागपुर के जो NIT का जो मामला है, जो प्लॉट का, वो भी तूल पकड़ रहा था। उसके एग्जैक्ट एक दिन पहले सदन में उस मामले की वजह से भी बहुत बहस हुई थी, बहुत गरमाया गया था माहौल। उसको थोड़ा ठंडा करने के लिए ये SIT का मामला निकला, दूसरे दिन उस पर बहस हुई, फिर SIT गठित करने की बात हुई। दिशा सालियन के मैटर में SIT गठित होने के बाद जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं SIT को, और SIT ने जो भी अपने जो पब्लिकेशंस कल परसों उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर किसी के पास कुछ सबूत है तो हमारे सामने आए और हमें पेश करे। तो इसमें सबसे पहला सबूत की बात अगर किसी की आती है तो वो नारायण राणे और उनके पुत्र नितेश राणे, जो आज तक मीडिया के सामने जाके बोल रहे थे कि हमारे पास सबूत है। तो अभी उनका कर्तव्य है कि वो SIT के सामने जाए और उनके पास जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या और कुछ भी सबूत है, जैसा उन्होंने कहा कि हमारे पास CCTV फुटेज है, हमारे पास कुछ वीडियोज है, कोई काली मर्सिडीज वहां जब घूम रही थी या गुजरी वहां से 8 जून 2020 को, तो ये सब उनके पास अगर पुख्ता सबूत है तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने SIT के साथ उसको साझा करना बहुत जरूरी है, और हो सके अगले कुछ दिनों में ये हो जाए, और फिर ये दिशा सालियन का जो भी केस है, उसकी जो गुत्थी अभी तक उलझी हुई है वो सुलझ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ये तो सब जानते हैं प्रभाकर जी के नारायण राणे और ठाकरे परिवार के कितने मधुर संबंध हैं, और ये क्यों हैं ये भी सभी जानते हैं, कम से कम महाराष्ट्र के तो सभी लोग जानते हैं। और कितना प्रेम भाव है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उनके एक बयान को लेकर के तब के मुख्यमंत्री ने उनको अरेस्ट भी करा लिया था। हालांकि उसमें कुछ ही घंटों के बाद रात में 12-1 बजे तक उनको जमानत भी मिल गई थी। लेकिन अगर वाकई उनके पास कुछ पुख्ता है तो अब तक वो सामने लेकर के क्यों नहीं आए हैं, केवल बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? इससे कहीं ना कहीं उनकी सत्यनिष्ठा पर भी, उनकी विश्वसनीयता पर भी तो प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सही बात है। ये आपका जो प्रश्न है मैंने भी उपस्थित किया था पिछले कुछ दिन पहले मेरे एक वीडियो में, मराठी वीडियो में। नारायण राणे अगर कहते हैं कि मेरे पास पुख्ता सबूत है, मेरे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, तो उन्होंने वो दिए क्यों नहीं?
किसी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास वो गए क्यों नहीं। तो बस एक ही दिन के बाद उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में। उसमें उन्होंने ये कह दिया था कि, और ये देखिए, कोइंसिडेंस देखिए, एक पत्रकार ने उनको यही सवाल पूछा कि आपके पास अगर ये सबूत है तो आपने अभी तक दिए क्यों नहीं। तो इस बात पे उन्होंने जवाब दिया था कि मैंने ये सबूत जिसे देने हैं उसे सौंप दिए हैं, अभी आगे का जो भी है वो देखेंगे। अभी ये किसे दिए हैं, अमित शाह जी को दिए हैं, मोदी जी को दिए हैं, या फिर सीबीआई को दिए हैं, एनआई किसको दिए हैं, मतलब कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को दिए हैं, अभी या तो वो नारायण राणे जानते हैं, या फिर अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी जानते हैं, या फिर जो एजेंसी है वो जानती है। मगर अभी देखिए कि ऑफिशियली एसआईटी का गठन हुआ है। अभी एसआईटी ने खुद कहा गया है एसआईटी की तरफ से कि आपके पास जो भी सबूत है कृपया आप सामने आके खुल के वो सबूत हमें पेश कर दीजिए। तो अभी ये मोरल एक ये बनता है नारायण राणे और नितेश राणे के प्रति कि उन्होंने सबसे पहले एसआईटी के सामने जाके वो सबूत उन्हें पेश करने चाहिए। इस मामले में होने वाला क्या है, क्योंकि दिशा सलियन के माता पिता का जो रुख है वो तो एक तरीके से न्यूट्रल है, बल्कि उन्होंने तो इस पर आपत्ति दर्ज की है कि अब जब हमने मान ही लिया है कि वो नशे में थी, संभल नहीं पाई, गिर गई, नीचे उसकी मौत हो गई, तमाम तरह की बातें जो उनके सहयोगी हैं या उनके साथी हैं या जो मूल शिवसेना है उनके नेताओं की तरफ से कही गई हैं, जो पब्लिक डोमेन में भी हैं। ऐसी स्थिति में दिशा सलियन की मौत को और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आपस में लिंक करना, या दिशा सलियन के साथ रेप हुआ था, कुछ जोर जबरदस्ती हुई थी, कुछ कांड वहां पर उस दिन हुआ था, इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो कही जाती रही हैं। एसआईटी के पास ऐसा क्या होगा, मतलब मुद्दा क्या है, गवाह कौन से होंगे जो इस जांच को आगे लेकर के जा सकते हैं, या बस सिर्फ ये एक ठाकरे परिवार पर प्रेशर बिल्डअप करने का एक मुंह है, इसके अलावा कुछ नहीं है? देखिए, एसआईटी का पहला उद्देश्य जो है गठित करने का, वो तो ठाकरे परिवार पे एक प्रकार का दबाव निर्माण करना या प्रेशर क्रिएट करना, ये तो है ही, वो छुपता नहीं है, वो छुप नहीं सकता है। सेकेंडली, एसआईटी को किस कौन से लाइन पे ये करना, इन्वेस्टिगेशन करना है, वो उनके सामने क्लियर है। क्योंकि आज तक जितनी भी बातें दिशा सालियन को लेके या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में लेके हुई है, जो जो निगेटिव पार्ट जो है कि एक तो दिशा सालियन पे रेप हुआ था, फिर उसे ऊपर से ढकेल दिया गया था। एक तीसरी बात भी है कि वो जब गिरी थी वहां से ऊपर से, तो नीचे जब उसकी बॉडी मिली, जिन्होंने पहले पहले देखा है उसको, जो जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जिसे कहते हैं, उनमें से किसी ने कहा था कि उसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं था। ये बहुत बड़ी एक बात है जो हमेशा झुठलाई गई है। अभी वहां के सीसीटीवी फुटेज जो थे उनके बिल्डिंग के 2 दिन के मिल नहीं रही है। उसका जो डीवीआर था, जो जिसमें रिकॉर्ड हुआ था, वो भी गायब है। 8 और 9 तारीख के, मतलब 8 की रात और 9 की सुबह, जो बिल्डिंग का एंट्री रजिस्टर होता है जिसमें आने जाने वाले की एंट्री की जाती है, उसके पन्ने फटे हुए मिले। तो ये जो चीजें है, उस दिशा में भी एसआईटी को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, तवज्जो देनी होगी कि इस दिशा में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने दिशा को गिरते हुए देखा था। वो कोई चाइनीज का एक ठेला है वहां पे, जो रोड है मलाड का, जन कल्याण नगर का, जी जी। वो चाइनीज वाले ने कहा है कि मैंने कुछ देखा है करके। उस दिन से वो चाइनीज वाला गायब है, वो कहा गया, उसे भी ढूंढना चाहिए। वो जो वॉचमैन ऑन ड्यूटी था उस दिन दिशा की सोसाइटी में, उसको भी निकाला गया नौकरी से, तो उसे ढूंढा जाए। एसआईटी के सामने ऐसे बहुत सारे क्लूज है जिसे वो पकड़ के, ये डॉट्स है उनके पास जो नारायण राणे ने खड़े करके रखे होंगे, या एक हालात ने क्रिएट किए हुए डॉट्स है, उन डॉट्स को जोड़ना है। अगर वो जोड़ते जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो हासिल होगा। और दिशा सालियन से लेके सुशांत सिंह के
3 या 4 दिन के बाद उसका सुसाइड, इसका कुछ तो इंटरलिंक होगा, इंटरकनेक्शन होगा, ये हम लोग नकार नहीं सकते आज। क्योंकि ये जो कुछ भी बॉलीवुड के अंदर जो चल रहा था, सुशांत सिंह को जिस तरह से काम ना मिले इसलिए जो एक मुहिम चलाई गई थी, उसके पीछे कौन है? नेपोटिज्म की बात चली थी, फिर ये ड्रग्स रैकेट वाले जो लोग हैं, ये बिल्कुल। सब चीजें जो है वो एक एक डॉट्स है। उस डॉट्स को जोड़ना एसआईटी को, एसआईटी के सामने की चुनौती है। मगर मेरे ख्याल से एसआईटी अगर ईमानदारी से अगर अपना काम करे तो जरूर मुझे लगता है कि दिशा सालियन के केस में भी कुछ ना कुछ मिलेगा और सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा प्रभाकर जी, ये जो कर्नाटक की सीमा पर डेमोन्स्ट्रेशंस चल रहे हैं, हम तो घुसेंगे, चीन की तरह घुस जाएंगे, इस तरह के बयान देना और तमाम तरह का एक सीन क्रिएट करना, फिर मुंबई में एमवीए यानी तीनों दलों का मिल करके एक मार्च निकालना, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करना। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये टाइम टाइम फिस हो चुका है। कहा गया था कि अब तक का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन होगा, इतनी भीड़ जुटेगी, लेकिन जहां जिस मैदान में हमने जाने के लिए कहा था ताकि इनका भेद खुल जाए कि कितनी भीड़ है, ये वहां गए नहीं। तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इधर नागपुर वाला मसला उठा दिया गया जमीन का। ये सब क्या बीएमसी चुनाव की तैयारी हो रही है, गोलबंदी की जा रही है, माहौल को गरमाने की कोशिश है ताकि राजनीतिक लाभ उठाया जा सके? शिवसेना डरी हुई है कि बीएमसी से भी बाहर हो गए तो फिर प्राणवायु भी एक तरीके से छिन जाएगी उनसे, इसलिए ये सब किया जा रहा है। बिल्कुल शिवसेना डरी हुई है। शिवसेना का डर अभी मेरे ख्याल से और बढ़ गया होगा। ये जो मोर्चा जो निकला लास्ट वीक में, वो अमूमन उन्हें लगा था कि शिवसेना मुंबई में आज भी अपनी ताकत रखे हुए है, ऐसा हम लोग भी मान रहे थे। जो पत्रकार है, जो करीब से देखते हैं मुंबई की शिवसेना का जो भी चाल चलन है, जो हालचाल है। मगर हुआ यूं ओमकार जी, ऐसा है कि शिवसेना की ताकत जो है वो छोटे से छोटा शिव सैनिक है जो रास्ते पे उतरता है, ना कि उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे। और ये ताकत रास्ते पे उतरती हुई जब दिखती है, जब जैसा कि आपने देखा होगा कि महाविकास आघाड़ी के दौर में जब ये नवनीत राणा का इशू हुआ था, तो उसके घर के सामने कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने एजिटेशन किया था, प्रोटेस्ट किया था। कितने लोग आए थे, शिव सैनिक थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो ये सब एक इंस्टिंक्ट होता है ना, जो शिवसेना का इंस्टिंक्ट था, उसके ऊपर भरोसा रख के उद्धव जी ने ये मोर्चा निकालने की सोची थी कि ताकि कुछ हमारी ताकत दिखे मुंबई में। साथ में राष्ट्रवादी एनसीपी और कांग्रेस भी है, तो उनकी भी कोई ताकत होगी मुंबई में। उन्हें यह भी कहा गया था कि हो सके तो आप मुंबई के बाहर के भी आपके कार्यकर्ताओं को बुलाइए। गाड़ी की व्यवस्था की गई थी। इतना होने के बावजूद जो महाविकास आघाड़ी का महामोर्चा जो अपेक्षित था मुंबई में, वो महामोर्चा ना होते हुए नैनो मोर्चा हो गया। कि देवेंद्र जी ने कहा कि ये नैनो मोर्चा है, क्योंकि जो स्टेट सीआईडी ने उनके ऊपर वॉच रखा था वो मोर्चे पे, तो उनके हिसाब से उनका हेड काउंट कुछ 42 से 45 हजार का काउंट था। और ये लोग इसीलिए आजाद मैदान में नहीं गए क्योंकि वहां जाते तो वह फंस जाते। उधर जाके इतने कम तादाद जो दिखती लोगों की, तो वो खुला हो जाता था कि कितने लोग आए हैं यहाँ पे। फिर उन्होंने क्या किया कि बीच रास्ते में एक लेन पूरी ऑक्यूपाई करके उन्होंने वहां पे वो मोर्चा खत्म किया, वहां पे सभा ली और एक भीड़ दिखाने की कोशिश की उन्होंने। इसके पीछे का जो भी कुछ जो विषय लेके वो चले थे, एक तो महापुरुषों के नाम पे जो अवमाननाकारक जो भी कुछ बातें कही थी बीजेपी वालों ने, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने, उनका निषेध करने के लिए। और सबसे बड़ा मुद्दा था कर्नाटक का। कर्नाटक का जो भी मुद्दा निकाला हुआ है, मुझे लगता है कि कर्नाटक में भी आने वाले कुछ महीनों में चुनाव सर पे है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी चाहते होंगे कि किसी तरह से कुछ फुटेज मिले, कुछ बात चले, हवा गर्म हो और उनके उनके जो वोट्स है उनमें कुछ बढ़ोतरी हो। तो इसलिए वो कुछ वहां से कह रहे हैं। यहाँ से हमारे महाराष्ट्र से
जो बात का बतंगड़ बनाने वाले जो नेता है संजय राउत जैसे, जिन्हें आज ही किसी ने कहा है कि ये वात्रट टोंडा है, मतलब इनके मुंह से ऐसी बातें निकलती है कि जिसका कोई सर पैर नहीं होता है। ये ऐसे ही बातें करते करते उन्होंने बंटा ढार कर दिया था ये महाविकास आघाड़ी का। 2.5 साल तक ये सरकार चली थी, शायद वो आगे आने वाले 2.5 साल भी चल जाती थी, जिस तरह से वो चला रहे थे तीनों गुट मिला के। इन तीनों गुटों का बंटा ढार करने वाले अकेले संजय राउत थे, जो सुबह रोज उठ के मीडिया के सामने कुछ भी जाके बतिया दे देते और कुछ ऐसा उठ पटांग कुछ बोल देते थे कि उसकी वजह से दिन भर मीडिया में वो चर्चा में रहते थे। और यही सही। सब उनकी जो बातें हैं वही ये महाविकास आघाड़ी को लेकर डूबी। अभी ये कर्नाटक के बारे में भी उन्होंने वही बात की कि हम चीन के जैसा हम घुस जाएंगे। इस बात से उनको एक तीर में दो निशाने मारने थे। एक तो उनको मोदी सरकार, केंद्र की सरकार है, उसके ऊपर भी एक तीर चलाना था कि चीन घुस गया है, चीन के जैसे घुसना है, मतलब चीन घुस गया है। कि उनको इस बात लेकिन अपने वो एक वाक्य से उनको ये करना था। लगता है ये अब तीर तो वापस मुड़ करके उन्हीं के भीतर घुस गया है, हाँ, ये उड़ता क्योंकि तीर ऐसे ही होता है हमेशा। ये क्योंकि जो उड़ते लोगों तीर में। होते हैं वो, बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, हाँ अपनी बात पूरी करिए। हाँ, ये हवा का रुख जैसे पलटता है तो वो उल्टे आके घुस जाते, बूमरैंग होता है इसका। ये बात उन्होंने ऐसी की थी कि बोमई जी ने फिर कल बोल दिया कि ये देशद्रोही है, ये चीन के एजेंट है। अभी ये वर्ड्स पकड़ के भी महाराष्ट्र में अभी कुछ शुरू करने का, मतलब इस बात का भी बतंगड़ बनाने की तैयारियां शुरू है। मगर संजय राउत जी को समझना चाहिए कि जो बात अभी तक कोर्ट में पेंडिंग है, जो सीमावाद है, उसे महाराष्ट्र की जो सरकारें थी, पहले कांग्रेस की सरकार थी, शरद पवार 4 बार मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के। आज शरद पवार ने भी जब ये बात शुरू शुरू में जब तूल पकड़ने लगी तो उन्होंने बोला कि मैं बेलगांव जाऊंगा और फिर मैं ये करूंगा। आपने 4 बार जब आप सीएम थे तभी आपने क्यों कुछ नहीं किया? अभी इस उम्र में जब आपसे चला नहीं जा रहा है, आपसे बात नहीं हो पा रही, आप बेलगांव जाके क्या करोगे? बस सिर्फ ये जो नई सरकार है उसका विरोध करना है, इसलिए आप कुछ भी बोल रहे हो, लोगों को भड़का रहे हो। जिस वक्त आप जब सत्ता में थे तब आप क्या बात कर रहे थे कि ये मुद्दा न्याय प्रविष्ट है, हमको न्यायपालिका का आदर करना चाहिए, जो वहां से फैसला आएगा हम मानेंगे। तो अभी आपको न्यायपालिका श्रेष्ठ क्यों नहीं लग रही है? ये सब शरद पवार और उनके जो सहयोगी पार्टियां है, जो आज वो उनके साथ में चल रही है, इनकी सब नीति है। और इसको, वातावरण को कैसे गर्म करना है आने वाले चुनाव के लिए। अभी ये ग्राम पंचायत के चुनाव हो गए, उसमें भी उनको अपने ताकत पता चली है। जो शिंदे गुट है और बीजेपी, तो दोनों के मिला के जितने भी सीट्स आए वो नंबर 1 है। यानी कि पिछले साल भर, मतलब पिछले मेरे ख्याल से 6 महीने में जितने भी इलेक्शन हुए, जब नया सरकार आया, कुछ सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसके बाद आप अगर देखोगे तो जो भी इलेक्शन हुए उसमें ये तीनों पार्टियां अपना स्तर गिरते हुए दिख रही। तो शरद पवार हो या संजय राउत हो या उद्धव ठाकरे हो, ये इनके मुंह से जो भी निकलता है उससे उनकी पार्टियों को नुकसान ही हो रहा है। प्रभाकर जी, महाराष्ट्र में लोग इस बात की चर्चा तो कर ही रहे हैं कि जून से पहले तक तो उद्धव ठाकरे ही मुख्यमंत्री थे, शरद पवार और कांग्रेस उसके सहयोगी थे। तब इनको ये कर्नाटक वाला मुद्दा याद क्यों नहीं आया, और अब विपक्ष में हैं तो अब इनको ये याद क्यों आ रहा है? दूसरी बात, जो नागपुर वाला जमीन आवंटन वाला मामला है, उसमें हाई कोर्ट की फाइनल जो है वर्डिक्ट आ भी गई है कि ये मामला खत्म है। इसके बावजूद उस पर बयानबाजी करना, एसआईटी गठित हुई है दिशा सालियन पर, तो आदित्य ठाकरे का बयान कि साहब ये जो जमीन घोटाला है इससे ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये एसआईटी का गठन किया गया है, हम लोग डरते नहीं हैं। तो क्या ये लोगों का जो मतलब चीजों को देखने का, अल्टीमेटली उस पर फैसला लेने का जो एक माइंड सेट होता है, जो समझदारी होती है, उसको लेकर के कहीं कंफ्यूज हैं, या अपने आप को ज्यादा समझदार मानते हैं, या ये सोचते हैं कि हम लोगों के सोचने समझने का तौर तरीका भी बदल देंगे
और इतना हल्ला मचाएंगे कि झूठ को जो है लोग सच मानना शुरू कर देंगे। कुछ ऐसी गलतफहमी के शिकार हैं क्या? नागपुर का जो एनआईटी का जो मसला है, वहां पे कुछ 85 ऐसे प्लॉट्स थे जिनमें कुछ अनियमितता थी, और किसी बंदे ने, कोई आरटीआई एक्टिविस्ट है, उसने ये पीआईएल कोर्ट में दाखिल की थी, तो उसके ऊपर ये वर्डिक्ट आया था कि इनकी जांच हो, ये कैसे आवंटन हुआ है। तो उनमें से कुछ 29 प्लॉट ऐसे थे जिनका आवंटन नियमित किया गया था, मतलब उसको रेगुलराइज किया गया था। और वो जो जो मापदंड उसके लिए लगाए थे, जो क्राइटेरिया लगाया था, उसी क्राइटेरिया के अंडर ये जो पर्टिकुलर प्लॉट है, जो कह रहे हैं कि उसका रेडी रेकनर के हिसाब से 83 लाख का उसका कॉस्ट है और 2 लाख में दिया गया है, तो वो प्लॉट भी उसी की तरह आवंटित किया जाए, ऐसा तब उस वक्त के नगर विकास मंत्री जो थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये अपना फैसला सुनाया था। जबकि इसके ऊपर एक कमिटी है जो पूरा ये सब आवंटन का काम देखती है, जो नागपुर इम्प्रूवमेंट प्रन्यास जिसे कहते हैं। इसमें अगर कोई दोषी है तो पहले वो ट्रस्ट है, जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जो है, जबकि उसको पूरा इसका डिटेल्ड और जो टेक्निकल नॉलेज है कि ये प्लॉट कितना एरिया है, इसका इसका क्या रेडी रेकनर का रेट होना चाहिए, फिर ये रेकमेंड कैसे करती है कि इसे 2 लाख में दिया जाए, 2 करोड़ में दिया जाए। ये सब बातें कोर्ट मैटर है, कोर्ट इसके ऊपर जांच करेगी, जो जांच चल रही है। अभी फिर से इसके ऊपर ये लोग कह रहे हैं कि एसीबी की भी जांच बिठाई जाए। शिंदे जी ने सदन में ये बात क्लियर कर दी कि ये किस तरह से आवंटन हुआ था। अगर कोर्ट ने इसके ऊपर कुछ अगर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो इस आवंटन को रद्द भी कर सकते। तो दूसरे दिन उन्होंने ये भी इंस्ट्रक्शन दे दिए कि उसे रद्द किया जाए फिलहाल, जब तक कोर्ट इसके ऊपर क्लियर कट ये नहीं कुछ मेंशन नहीं करता है। तो ये मैटर इतना बड़ा नहीं था। जबकि मुंबई में देखिए इसी तरह का एक मैटर था। मुंबई में बोरीवली और दहिसर, ये 2 छोटे उपनगर है, उनके बीच में एक्सर करके एक जगह है, वहां जी पे जी। एक प्लॉट है, जिस प्लॉट की कीमत कुछ एक 3-3.5 करोड़ का प्लॉट था। वो प्लॉट जिस बिल्डर का था, वो बिल्डर की लापरवाही की वजह से वहां पे झुग्गी झोपड़ियां बन गई, टोटली एनक्रोचमेंट हुआ। उसके बाद ये प्लॉट वो बिल्डर बेचना चाहता था, कोई ले नहीं रहा था ओपन मार्केट में, तो उसने बीएमसी को पेशकश की कि ये प्लॉट आप ले लीजिए। तो बीएमसी के जो मापदंड है, जो भी रूल्स रेगुलेशन है, उस हिसाब से एनक्रोचमेंट वाला प्लॉट कभी भी बीएमसी खरीदती नहीं है। उसके बावजूद भी ये प्लॉट जिसकी कीमत 3-3.5 करोड़ थी, फिर वो बढ़ के 30-35 करोड़ हो गई, उसको 300-350 करोड़ में खरीदना, ये कहाँ की अरे बाप समझदारी रे। थी। और ये हुआ है मुंबई महानगर पालिका में, जब शिवसेना का राज था, शिवसेना के ही महापौर थे और उनके ही हिसाब से चलने वाले कमिश्नर भी थे। और ये सब जो भी स्कैम है वो बहुत उछाला गया हुआ है मीडिया में। मैंने खुद इसके ऊपर एक विस्तृत वीडियो भी किया था। ये मैटर अभी तक पेंडिंग है। 350 करोड़ किधर और ये 82 करोड़ किधर, आप दोनों की तुलना कीजिए। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार ही होता है, भले वो एकनाथ शिंदे ने किया हो या उद्धव ठाकरे ने किया हो। मगर सही। तुलना की जाए तो किस तरह से हुआ है, जहां पे क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे कोई प्लॉट को खरीदना नहीं चाहिए, वो प्लॉट खरीदा गया, किसके इंस्ट्रक्शन से खरीदा गया वो भी वो सब मेंशन है वो फाइल में। जबकि यहाँ पे एकनाथ शिंदे ने क्लियर कट मेंशन किया है कि अगर ट्रस्ट चाहती है, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट चाहती है, तो इसे पिछले जो प्लॉट्स के जिस तरह से आवंटन हुए उसी तरह से इसे भी आवंटित किया जाए, ऐसा उनका वर्डिक्ट है। उन्होंने कुछ क्लियर कट मेंशन नहीं किया है कि ये अगर 80 करोड़ का है तो इसे 2 करोड़ में ही दे दो, ये मैं कह रहा हूं। ऐसा उन्होंने कहीं लिखा हुआ नहीं है, लिख के दिया नहीं है। और ये बात उन्होंने सदन में भी उस दिन छाती ठोक के बोली है। तो ये क्लियर कट है कि ये मैटर तो वैसे भी क्लियर था, तो इसलिए वो मैटर से डर के उन्होंने फिर ये यही को मैटर निकाला है और सरकार डर गई। जैसे आदित्य ठाकरे उस दिन पूरे नागपुर में घूम रहे थे कि एक 32 साल के युवक से ये सरकार डर गई है। कि 32 साल का युवक जो है
जिसके कांड 32 साल के युवक के जैसे नहीं है ना। पिछले 2.5 साल में इन्होंने क्या क्या करके रखा है। कितने लोग इनसे मिलना चाहते थे कुछ कामों के लिए, तो उनको मिलने क्यों नहीं दिया गया था, क्यों उनको रोका जाता था। बहुत कुछ है। इनके इनकी इर्द गिर्द जो 4 लोगों की टोली थी, वरुण सरदेसाई, वो राहुल कनाल, ये सब इनके कौन लगते हैं। वरुण सरदेसाई इनका भाई लगता है, और राहुल कनाल इनका सेक्रेटरी है क्या। वो उनकी उनके जो उनका जो खाता था, उनका डिपार्टमेंट था, वो डिपार्टमेंट का काम ये लोग देखते थे। देखने जाए तो बहुत कुछ है, जो आदित्य ठाकरे के भी गिरेबान में झाके तो बहुत कुछ निकल सकता है। मगर अभी ये ऐसे दिखा रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने कुछ गड़बड़ कर दी है। अभी ये पूरा सेशन में यही मैटर को लेके, यही मुद्दे को लेके उछालते रहो, ये सब वातावरण को गर्माते रहो और इसी का फायदा उठाते रहो। मगर होना क्या है कि मुंबई की महानगर पालिका चुनाव के बारे में अगर ये सोचते होंगे तो इनकी हालत इतनी खस्ता हो चुकी है, तो उसे सुधारने के लिए इनको कोई अभी मुद्दा, एक बेहतरीन मुद्दा अभी उनको लाना जरूरी है। शायद ये मुद्दा उनको राहुल शेवाले का जो मैटर है, जो दुबई में उनका जो अफेयर था, वो रिंकी बक्सला करके कोई लेडी थी, वो फिर से तूल पकड़ रहा है। शायद वो आने वाले एक दो दिन में वो भी जोरदार तरीके से बाहर आ जाए, उनकी भी एसआईटी लग जाए। तो हो सकता है कि अभी जो भी ये जो विरोधी पक्ष है, वो बाकी सबको छोड़ के, मतलब एकनाथ शिंदे को छोड़ के, दूसरे जो भी विषय है उसको छोड़ के राहुल शेवाले के पीछे लग जाएंगे। बीएमसी में क्या होने वाला है, क्योंकि बीएमसी चुनाव के मद्देनजर ही ये सारे जितने भी बवाल हैं, प्रदर्शन है, बयानबाजी है, ये सब उसी को मद्देनजर रख के इस समय डिजाइन किए जा रहे हैं। जो वीर सावरकर पर जिस तरह की बदजुबानी राहुल गांधी ने महाराष्ट्र की यात्रा के समय की है, उस पर उद्धव ठाकरे का सिर्फ ये कह देना कि हम सहमत नहीं हैं उनके बयान से, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि एक बार मणिशंकर अय्यर ने भी वीर सावरकर के बारे में बदजुबानी की थी और तब बाल ठाकरे ने कहा था कि ये आदमी जहां भी मिल जाए इसको जूते मारो और इसको पकड़ करके लाओ, इसके 4 जूते मैं भी लगाऊंगा। तो शिवसेना में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया है कि जो महापुरुष हैं महाराष्ट्र के, जिनके बारे में कोई जरा सी बात कह दे तो बवाल खड़ा हो जाता है, बहुत संवेदनशील मामले हैं, उन पर जो बाल ठाकरे ने कहा था उसके उलट उनके बेटे कहते हैं कि हम सहमत नहीं हैं इनके बयान से। मतलब कोई गाली दे अगर महापुरुषों को, उनके बारे में कहे कि वो गद्दार थे, अंग्रेजों से मिले हुए थे, उन्होंने माफी मांगी थी, नाक रगड़ी थी, नौकर बताया था खुद को अंग्रेजों का, और आप कह दें कि सिर्फ कि हम सहमत नहीं हैं इनके बयान से। इतनी बदल गई है शिवसेना, और लोगों में किस तरह के रिएक्शन है इनके इस बयान पर? शिवसेना बदल गई है, ये तो आपने पिछले 2.5 साल पहले ही देखा था। उनमें बदलाव आया, इसलिए वो शरद पवार और कांग्रेस के साथ चले गए। जबकि खुद बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए, मैं अगर कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं मेरा दुकान बंद कर दूंगा, शिवसेना ही बंद कर दूंगा। तो ऐसे जिनका ये जो धोरण था शिवसेना का, उसको अमूलाग्र रीति से बदल के इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब टोटली 360 डिग्री उन्होंने टर्न कर दिया। अपनी जो आइडियोलॉजी थी, जो ध्येय धोरण थे पक्ष के, ये सब बदल के उन्होंने अपने आप को उस साँचे में डाल दिया। जो नियो सेक्युलरिज्म जो उन्होंने क्रिएट किया है, वो एक तरह एक बाजू में वो जब कहते हैं कि ये नियो हिंदुत्व, नव हिंदुत्ववाद है, और कई लोगों के सामने जब जाते हैं तो बोलते हैं कि ये नियो सेक्युलरिज्म है। जैसे जिसको जो पसंद आता है वो बिस्कुट उसको सामने वो फेंकते हैं। जिसको नव हिंदुत्ववाद समझ में आता है उसको नव हिंदुत्ववाद का बिस्कुट देते हैं, जिनको नियो सेक्युलरिज्म समझ में आता है उनको नियो सेक्युलरिज्म का बिस्कुट थमाते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने आप को ये सब सत्ता के लालच में इतना ढाला कि वो टोटली वो इन एंड आउट बदल गए थे। जबकि आपने कहा कि महापुरुषों के बारे में कोई कुछ कहता है तो महाराष्ट्र की जनता, आम आदमी जो भी हो, वो भावना आहत होती है तो भड़क जाता है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी कि कुछ भी हो जाए, छोटी सी बात भी होती है तो
सबसे ज्यादा रिएक्ट होने वाली, सबसे ज्यादा तीव्रता से रिएक्ट होने वाली पार्टी अगर कोई थी महाराष्ट्र में तो वो शिवसेना थी। बीजेपी बहुत पोलाइटली साइलेंटली ये सब एजिटेशन किया करती थी, मगर आज उल्टा हो गया है। भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्र में इतना एग्रेसिव हो गया है कि ऐसे कुछ भी जो बातें होती है तो बीजेपी सामने आती है खुल के, बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं। शिव सैनिकों को मन में होते हुए भी उनका दिल कहता है कि ये गलत हो रहा है, मुझे इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, मगर सिर्फ उनके नेताओं की वजह से उन्हें चुप बैठना पड़ता है। ये जो बदलाव शिवसेना में आया है उसके पीछे एक ही इंसान मुझे दिखता है, वो है शरद पवार। शरद पवार ने उद्धव जी और पूरे शिवसेना को उसका ढांचा बदलने में जो पिछले 2-2.5 साल में जो मेहनत की है वो रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने शिवसेना को राष्ट्रवादी पार्टी पार्ट 2 बना दिया है। जैसे राष्ट्रवादी का जो चाल चलन है उसी तरह से अभी शिवसेना उसी उसी रास्ते पे चल रही है। और ये सब जो है, ये जो बदलाव शिवसेना में आया हुआ है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा वो आने वाले बीएमसी चुनाव, और वो अभी खुल के इनको इनके समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या हुआ, इनको छुटपुट सीटें यहाँ वहां मिल रही है, कोई बड़ा उनको नुकसान होते हुए नहीं नजर आ रहा है। मगर ये बड़ा नुकसान कब कहाँ होगा, जहां पे लोगों की भावनाएं ज्यादा इंटेंस होती है। मुंबई जैसा शहर है जहाँ के मराठी लोग हैं, जहाँ के जो आम आदमी है, भले वो मराठी बोलने वाले नहीं होंगे मगर वो एक मुंबई का कल्चर फॉलो करते हैं। उनके खून में स्वातंत्र वीर सावरकर हो, शिवाजी महाराज हो, इनके बारे में जो आदर भावना है, उसके खिलाफ अगर कोई बोलता है, उनके बारे में अगर कोई गलत कुछ बोलता है तो उनकी भावनाएं जिस तरह से आहत होती है और उसके ऊपर वो जो रिएक्ट होते हैं, उन्होंने वो दिखाया हुआ है पिछले कई बार, रास्ते पे उतरना और मुंबई बंद करना। मगर ये सब करने के लिए कोई ट्रिगर करने वाला होना चाहिए, कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई नेता होना चाहिए, जो बाला साहब ठाकरे थे एक जमाने में। आज वो काम कोई नहीं कर रहा है जिसकी अपेक्षा शिवसेना से ये लोग कर। आम आदमी जो है मुंबई का, अगर उसका उसका अपेक्षा बन रहा है तो वो अभी क्या करेगा, तो जी तो वो इस सब चीज जो अपना रिएक्शन है वो रिएक्शन में देगा जाएगा, तब वो दिखा देगा कि मेरे दिल में क्या है। और ये इसका खामियाजा शिवसेना, उद्धव ठाकरे और ये सब उनकी जो गैंग है, नियो सेक्युलर गैंग, उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकालने के लिए। बहुत दिन बाद आपसे बातचीत हुई है, दर्शक भी आप जैसे पत्रकारों का इंतजार करते रहते हैं। तो निवेदन यही है कि जब भी आपको समय मिले जरूर समय निकालें हमारे दर्शकों के लिए। जरूर प्रभाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।